यूं तो मुद्दों पर राजनीति की जानी चाहिए, मगर हमारे देश में भावनाओं पर ज्यादा राजनीति की जाती है। भावनाओं से खेल करके वोट बटोरे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। 2014 से पहले सूरज पश्चिम से नहीं निकला करता था, पूरब से ही निकलता था। मगर एक भीड़ ऐसा सोचती है कि सूरज पश्चिम से निकला करता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बनने के बाद से सूरज पूरब से निकलना शुरू हुआ। भावनाएं पहले भी आहत होती थीं, भावनाएं अब भी आहत होती हैं, मगर अप्रोच बदल गई है। अब चुनिंदा मामलों पर भावनाएं आहत की जाती हैं या आहत हो जाती हैं, क्योंकि भावनाएं आहत होने पर राजनीति आसानी से की जा सकती है। लोग भावनाओं में बह जाते हैं और वोट कर जाते हैं एक पार्टी को। वो इस कला को भली भांति समझती है, इस आर्ट को वो जानती है। मैंने कई हाल में ऐसे वीडियो देखे, क्लिप्स देखी, ऐसी बातें सुनी, ऐसे मुद्दे सुने जिन पर भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि भावनाएं आहत होती हैं तो चर्चा होती है, समय खराब होता है, मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाता है। जो असली मुद्दे होते हैं, जनहित के मुद्दे होते हैं। अब मैंने एक व्यक्ति को देखा कि वो मथुरा जंक्शन पर खड़ा है और रेलवे का जो बोर्ड है उस पर मथुरा जंक्शन उर्दू में लिखा है। उसकी भावनाएं आहत होने लगी। आप इस क्लिप को देखिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करता हूँ, ये मथुरा में ये जो अरबी में लिखा है या उर्दू में लिखा है, ये जो भी भाषा है ये हमारे देश की भाषा नहीं है। इसको तत्काल रेलवे और उत्तर प्रदेश की सरकार बदली करे और अगली बार हम आएंगे ये नाम नहीं होगा। ऐसा हम यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि ये उर्दू भाषा का नाम हटाया जाए। यहाँ से एक विज्ञापन आया है जीवा ज्वेलरी का। इस विज्ञापन में कृति सेनन कम कपड़े पहनी हुई हैं, ब्रा जैसा ब्लाउज है, गाउन है, ऊपर से एक स्ट्रोल सा डाला है। बस लोगों की भावनाएं आहत होने लगी। चल हाथ दे। अरे वेट ना। ओके फाइन, फर्स्ट यू। Oh hello, what's all this? अभी मेरे से पहले आएगा। लुक, वाह, स्पेशल राखी भी। ऑफ कोर्स। सी इट्स मैचिंग। मेरा गिफ्ट? गिफ्ट? This Rakhi celebrate your four-legged sibling too with the all-new pet collection from Jiva. सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा छिड़ गई। लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, ट्वीट करना शुरू किया, पोस्ट डालनी शुरू की कि देखिए ये हिंदुओं का त्योहार है। कृति सेनन ने रक्षाबंधन पर कैसे कपड़े पहने हुए हैं और उन्होंने अपने भाई से पहले राखी कुत्ते को बांध दी। ये कैसी बॉन्डिंग है, वगैरह वगैरह। भाई ने तो अच्छे कपड़े पहने हैं। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में पैट्रियार्की अभी भी है। पुरुषों को लेकर के हमारी सोच अलग है, महिलाओं को लेकर के अलग है। मनुवाद अभी भी जिंदा है और एक विचारधारा मनुवाद की हम पर लादने की कोशिश की जाती है। तो जो जीवा का विज्ञापन है, इसको लेकर के लोग आहत हो चुके हैं। एक सिटी लाइट्स हिंदी करके चैनल है, उसकी एंकर हैं गायत्री। वो तो बहुत ज्यादा आहत हो गई। उन्होंने 12-13 मिनट का एक वीडियो बना डाला भावनाएं आहत होने पर कि हिंदुओं का त्योहार है, रक्षाबंधन है, कृति सेनन कैसे कपड़े पहने हुई है, भाई कुर्ता पजामा पहने हुए है और वो कुत्ते को राखी बांध रही हैं। हमारा ये कल्चर नहीं है। मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या चाहती हैं, गायत्री क्या चाहती हैं।
कितना मुश्किल है ये समझ पाना कि कोई भी कपड़े किसी भी त्योहार पे, किसी भी समय पे या फिर किसी भी जगह पे आप नहीं पहन सकते। कितना मुश्किल है ये समझ पाना कि किसी भी हिंदू त्योहार का इवेंटिफिकेशन करना जरूरी नहीं है। एंड बिलीव मी, एट दिस मोमेंट आई डोंट इवन नो कि इवेंटिफिकेशन नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि इन्होंने तो एग्जिस्ट करवा दिया है। हर एक हिंदू त्योहार का इवेंट ही कर दिया है इन लोगों ने। कितना मुश्किल है ये भी समझ पाना कि हर एक त्योहार को सेक्सुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, वल्गर कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। आप डिसेंसी में रहकर भी उस त्योहार को मना सकते हो। कितना मुश्किल है ये समझ पाना कि कूल बनने के लिए या फिर सुंदर दिखने के लिए आपको वल्गर ही कपड़े पहनने होंगे या फिर आपको क्लीवेज ही दिखाना होगा। और तमाम जो लोग हैं, ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, उनका इरादा क्या है? आप समाज को क्या बनाना चाहते हैं? और एक विज्ञापन बनाएं, आप उसे इग्नोर कर दीजिए। उसका इशू इतना क्यों बना रहे हैं? ये कोई मुद्दा बनाने का विषय नहीं है, मगर कोई मुद्दा बनाना चाहे तो बना सकता है। कंगना पर यही लोग नहीं बोलते हैं। कंगना ने कैसे कैसे सीन्स किए हैं, पैंटी तक उतारी है एक सीन में। साफ दिखती, आप देखिए। तो कंगना कुछ भी बोले, राहुल को बोले कि वो मेरी ओर घूरते हैं, मैं असहज हो जाती हूं। अब राहुल ने कंगना को कब देखा? वो तो बाबा लाला रामदेव ने, स्वामी रामदेव से भी आहत हो गई जब स्वामी रामदेव ने कहा कंगना को कि वो अपनी जवानी की करतूतों को देखे, बचपन को देखे, किस तरह का उसका बचपन रहा है। बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है। और उनका क्वालिफिकेशन क्या है जिनका आप नाम? सांसद हैं। और उनका बचपन कैसा रहा है? उनकी जवानी कैसी रही है? उनके पहले के कारनामे कैसे रहे? वो कंगना बिफरने लगी कि मेरी जवानी की ओर ना देखें, मेरे बेडरूम में ना झांकें, मेरी जवानी के सपने ना देखें। तो कंगना अब अटायर ऐसे पहनती है, इस तरह की हरकतें करती है कि उसकी जवानी की तरफ लोगों की नजर चली जाती है। और वो सेलिब्रिटी है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सेलिब्रिटी ऐसा चाहते भी हैं। तो कंगना की बात तो छोड़िए, वो किसी भी मुद्दे को इशू बना सकती है। आजकल तापसी पन्नू के पीछे पड़ गई है, बहुत पुराने टाइम से पीछे पड़ी हुई है कि मेरी सस्ती कॉपी है वो। तो इस तरह की चीजें तो हमारी सोसाइटी में चलती रहती हैं, विवाद चलते रहते हैं। मगर 22 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुणे के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जो कहा पैट्रियार्की को लेकर के, उसको लेकर के बड़ी बहस छिड़ गई है। भगवा ब्रिगेड तड़प रही है, परेशान है, बेचैन है कि राहुल ने ऐसी कैसे बात कर दी पैट्रियार्की को लेकर के, कि हम लोग इस तरह से सोचते हैं। राहुल ने वहां पर एक वीडियो भी दिखाया था, मनोहर खट्टर थे उसमें, प्रधानमंत्री मोदी थे और संघ प्रमुख मोहन भागवत थे। ये एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हाय फ्रेंड्स, जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती। मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं
कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें, क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। तो इनके विचार तो सब जानते हैं। मोहन भागवत जी कभी कह चुके हैं कि लड़कियां कम कपड़े पहनती हैं इसलिए उनके रेप होते हैं। ज्यादातर रेप का कारण लड़कियां ही होती हैं, उनके वस्त्र होते हैं, उनका पहनावा होता है। अब जो छोटी बच्चियां होती हैं, बेटियां होती हैं 5 साल की, तो उनके कपड़े कैसे होते हैं? वो क्या कपड़े खुद पहनती हैं? और रेपिस्ट का दिमाग क्या होता है, उनकी साइकी क्या होती है? इस बात को क्या भागवत जी ने समझाया? मनोहरलाल खट्टर तो यहां तक कहते हैं कि 80% रेप लड़कियों के कारण होते हैं। और प्रधानमंत्री दीदी से लेकर के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय क्या क्या कह चुके हैं। तो इन्हें तब कल्चरल शॉक नहीं लगता। अगर कोई लड़की गाली दे दे तो प्रधानमंत्री परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो उठते हैं कि देखिए एक लड़की ने ऐसा कर लिया, लड़कियां ऐसा करने लगी हैं। मतलब लड़के करें तो करें, लड़कियां नहीं कर सकती। आपके लोग करें तो करें, रतलाम में करें, हाईवे पर करें, ऑफिसों में करें, और आपके बारे में कहानियां सुब्रमण्यम स्वामी जी सुनाते रहें कि वहां पर पेन ड्राइव है, एप्सिन फाइल है, इजराइल में भी मोसाद के पास भी कुछ है। तो तब आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते, आप बहुत पर्सनल हो जाते हैं। इसी वजह से वाजपेयी जी की कहानियां भी सामने आने लगती हैं, उनके किस्से सामने आने लगते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। मगर 12 सालों की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो जो मनुवाद है वो ज्यादा हावी होता दिखता है। और हम सभी जानते हैं कि दलितों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के मनुवाद में किस तरह से वर्णन किया गया है, किस तरह के श्लोक हैं। दलितों को क्या माना जाता है? दलित स्त्रियों से यही कहा जाता है कि उसमें कहा गया है कि इनसे शादी नहीं करनी चाहिए। और हमारे समाज में आज भी भेदभाव है, छुआछूत है दलितों को लेकर के। किस तरह से घटनाएं हमारे सामने आती हैं पेशाब पिलाने की। दलित अपनी बारात घोड़े पर लेकर के, घोड़े पर चढ़ करके नहीं जा सकता, राजपूतों की गली से नहीं गुजर सकता, ऊंची जात की गली से नहीं गुजर सकता। आज भी इस तरह की कहानियां आती हैं। एक शमशान उनका नहीं मिलता, हमें हिमाचल में नहीं मिलता, दलितों के अलग शमशान होते हैं। तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं। मगर आप ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान की पाठशाला लगाएंगे, राहुल गांधी कह दें कि भाई देश में पैट्रियार्की है तो आपको बुरा लग जाएगा, आप राहुल को खलनायक ठहराने लग जाएंगे। तो ऐसा कब तक चलेगा? सोच तो सोच है, विचारधारा है, हमें दिखती है वो। अगर हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करें तो आपकी मंशा नहीं दिखती, सरकार की मंशा, इंटेंशन नहीं दिखती कि वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहती है। एनटीए जिसका तस है। जयपुर में अभी 2 एंट्रेंस एग्जाम्स में समस्या आई, एक में लाइट गई, एक में पेपर लीक हुआ। तो समस्या है, लेकिन आप उसे स्वीकारते नहीं है। पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक सोच है। महिलाओं को लेकर के जो कुछ मनुवाद में लिखा है वो हमें दिखता है। आप सुनिए सुप्रिया श्रीनित जी को।
मनुस्मृति पर बड़ी चर्चा है, तो मनुस्मृति में महिलाओं को सिर्फ दोयम दर्जे का नागरिक या पुरुषों पर निर्भर रहने वाला ही नहीं कहा गया। ऐसी तमाम वाहियात और घटिया बातें कही गई हैं जिसको सुनकर किसी भी औरत का खून खौल जाएगा। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का जो 148 श्लोक है उसमें कहा गया है एक स्त्री को हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाह के पश्चात पति के संरक्षण में, और पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर होना चाहिए। लेकिन किसी भी सूरत में एक महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है, यानी स्त्री के पास अपने बारे में भी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ वही महिलाएं वेदों का अध्ययन कर सकती हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, यानी उच्च वर्ण की कुछ महिलाओं को छोड़कर किसी को भी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति के 15वें नियम में कहा गया, और यह जरा ध्यान से सुनिएगा, महिलाओं का चंचल मन और स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से अपने पति के प्रति वो धोखेबाज हो सकती हैं, इसलिए उन पर निगरानी रखनी चाहिए। मनुस्मृति के 2 अध्याय में कहा गया है कि पुरुषों को उत्तेजित करना और उनको बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ऐसे में समझदार लोगों को महिलाओं के आसपास संभल कर रहना चाहिए। किसी भी पुरुष को अपनी मां, बहन या बेटी के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, वरना स्त्रियों की वजह से पुरुषों का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा धन और स्त्रियों की रक्षा करता है, मगर विपत्ति के समय वो दोनों का उपयोग कर सकता है, यानी स्त्री जो है वो कोई वस्तु है जिसका कि उपयोग किया जा सकता है। इसी मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि महिला को अपने माता, पिता या पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। अगर वो धन अर्जित करती है तो धन उसके पति या पुत्रों को जाएगा। यदि स्त्री के भाई हैं तो उसे माता पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मनुस्मृति के 3 अध्याय में मनु ने महिलाओं की तुलना कुत्ते और सुअर से की है। उसने उसमें कहा है कि जब ब्राह्मण भोजन करे तब उन्हें किसी सुअर, मुर्गे, कुत्ते, किन्नर या महिला जिसको पीरियड्स हो रहे हो उसको देखना भी नहीं चाहिए। 3 अध्याय में यह भी कहा गया है कि उस महिला से विवाह ना किया जाए जिसके बाल और आंखें लाल हो, या एक ऐसी महिला जो नीच जाति की हो। मनुस्मृति के 11वें श्लोक में कहा गया है कि जिस स्त्री के भाई ना हो या जिसके पिता का कोई पता ना हो, उस लड़की से शादी करना भारी भूल होती है, उससे शादी नहीं की जानी चाहिए, जबकि बिना बाप के पुत्र से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी मनुस्मृति के बचाव में कौन उतरा है? बीजेपी और आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर ने तो हमारा संविधान बनने पे कहा था मनुस्मृति संविधान बनना चाहिए। इनके सबसे बड़े युग पुरुष सावरकर ने क्या कहा था? हमारा संविधान तो जो सबसे बड़ा स्क्रिप्चर है, जो वेदों के बाद आता है, मनुस्मृति, वो होना चाहिए। खुद उमा भारती जी मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी और उन्होंने कहा, उन्होंने मनुस्मृति की बड़ाई करी, राम माधव ने करी, बीजेपी वाले करते रहते हैं। सारी की सारी बीजेपी मैदान में उतरी हुई है मनुस्मृति की बड़ाई करने के लिए। अरे वो मनुस्मृति जो औरत को कुत्ते सुअर के साथ खड़ा करती है, उसकी बड़ाई आप कैसे कर सकते हैं? और कौन है वो जो औरतें जिनका खून नहीं खौल रहा है? ये सारी बातें सुनकर या देखकर जब राहुल गांधी स्मैश द पेट्रियार्की की बात करते हैं तो वो ऐसी पेट्रियार्की को स्मैश करने की बात करते हैं जहां पर औरतों को एक वस्तु समझा जाए, जहां पर उनकी निर्भरता हो, जहां पर उनकी कोई इंडिपेंडेंट वजूद ना हो। उससे आपको दिक्कत नहीं है। और ये क्या बेवकूफी की बात है कि बाकी धर्मों की बात नहीं कर रहे हैं, मनुस्मृति की कर रहे हैं। आपको लगता है मनुस्मृति हमारा धार्मिक स्क्रिप्चर है? आपको लगता है मनुस्मृति हमारे लिए आराध्य है? हमें उसकी चर्चा की जानी चाहिए। भाई मनुस्मृति को बीजेपी वाले तो अपना संविधान बनाने को कहते हैं, तो उसी की चर्चा होगी ना। आपके अकॉर्डिंग तो जब राजा राम मनोहर रॉय सती प्रथा को खत्म कर रहे थे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे कहते हैं नहीं नहीं, पहले बाकी धर्मों में कुरीतियां ढूंढिए फिर यह खत्म होगी। जिस कुरीति के बारे में जब बात की जाए वो कम है। मनुस्मृति में जिस तरह की घटिया वाहियात बातें लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कही गई हैं, वो हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर, आधी आबादी के नाम पर काला धब्बा है और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और ये सारे बीजेपी वाले, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे बाकी बीजेपी के लोग हो, आप मनुस्मृति के बचाव में खड़े, शर्म नहीं आती आपको? तो जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा, यह सोच हमें दिखती है, जातिवाद हमें दिखता है, महिलाओं के साथ दोहरा व्यवहार हमें दिखता है, दोहरे मापदंड नजर आते हैं। तो आप कहने को कुछ भी कहें, राहुल कुछ कह दें तो आग लग जाती है, वो इशू बन जाता है। मगर जो मुद्दे राहुल उठा रहे हैं, और राहुल ने जैसा कहा कि मैं आपको सोने नहीं दूंगा, मैं इतना बेचैन कर दूंगा, तो वास्तव में राहुल ने इनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। मुद्दे असली हैं। आप कब तक
पाखंड भरे धर्म और खोखले राष्ट्रवाद के सारे राजनीति करते रहोगे, वंदे मातरम को मुद्दा बनाते रहोगे। असली देशभक्ति कुछ और होती है। आपके मंत्री जनमन गण को छोड़ करके चले जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तब उसका अपमान नहीं होता। अगर कांग्रेस 2 पैरा गाना चाहती है तो आपको अपमान लगता है। आपने वंदे मातरम को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, उसके लिए 3 साल की सजा। जब आप मुट्ठी भर लोगों को देश के संसाधन सौंपना शुरू कर देते हैं, नियम बदल देते हैं, उन्हीं सारे ठेके मिलते हैं, माइनिंग के ठेके मिलते हैं, एयरपोर्ट मिलते हैं, पोर्ट मिलते हैं, तब आपको देशद्रोह नजर नहीं आता। मगर राहुल कुछ कह दें, कांग्रेस कुछ कह दे, अगर कृति सेनन कम कपड़े पहन ले तो लोगों के अंदर आग लग जाती है। वो इशू बना लेते हैं उसका कि हमारा त्योहार है, हमारा धर्म है। जब दहेज को लेकर के हत्याएं होती हैं तब आपको धर्म याद नहीं आता। देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, 4 गुना हो गया। मिलावट का दौर है, महंगाई का दौर है, टीचर नहीं है स्कूल में, नियुक्तियां हो रही हैं अपने लोगों की, कम पढ़े लिखे लोगों की, कम काबिल लोगों की, तब आपको धर्म याद नहीं आता। देश पुलिस स्टेट बनता जा रहा है, पैलेट गन चली, छर्रे लगे 10 लोगों को, पटना में AK-47 चल गई, तब आपको धर्म याद नहीं आता। अयोध्या में लूट हो गई, लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, आपको धर्म याद नहीं आ रहा। किस तरह से नौकरशाही कब्जा कर चुकी है देश की व्यवस्था पर, उन्हें ही एक्सटेंशन मिलता रहता है एक ही अधिकारी को। क्यों भाई, एक ही अधिकारी क्यों? लंबे समय तक बना रहेगा जबकि उसका टेन्योर पूरा हो चुका है। तो आप चाहते क्या हैं? देश को क्या बनाना चाहते हैं? आप पाखंड भरे धर्म और नकली राष्ट्रवाद की आड़ में देश का बेड़ा गर्क किए दे रहे हैं। इकोनॉमी रसातल में चली गई है, देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, चीन घुस रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान ताकतवर होता जा रहा है। सरजीव गौर क्या कह रहा है आपके बारे में, देश के मीडिया के बारे में, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? ट्रंप का अपमान आपको बुरा नहीं लगता, मगर राहुल कुछ कह दें तो आप बिफरने लगते हैं। मैं हूं आपके साथ अरविंद, आप देख रहे हैं मुझे अपने मंच अरविंद दिल से। नमस्कार।